हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। प्यारे बच्चों, यहाँ चल रहा है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक 4 और एनसीईआरटी के चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बच्चों थर्ड लेक्चर। अगर आप लोगों ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस यूनिट के सारे लेक्चर्स के लिंक्स हैं, उन लिंक्स पे जाके आप डायरेक्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स भी देख सकते हैं। फिलहाल बच्चे, आज हम इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टॉपिक। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा, इससे पहले कुछ लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, उससे रिलेटेड एक टॉपिक आपको पढ़ा दूं, फिर वापस हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे आएंगे। लास्ट हमारी जो बात चल रही थी बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम dv अपॉन dr भी लिख सकते हैं, dv अपॉन dx भी लिख सकते हैं, dv अपॉन dl भी लिख सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है, दे रखा हो। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो आगे देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ बेटा कि अगर कोई भी हम ऐसा सरफेस लें, ऐसी जगह लें जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, कोई भी ऐसा रीजन, इन द रीजन बताइए ज़रा, इन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। तो ज़रा देखिए, अगर यहाँ पे ज़ीरो डाल दें तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू dv अपॉन dl, जिसकी वजह से dv, ये dl इधर आ गया तो dv भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्यारे, अगर किसी चीज़ का भी डिफरेंशिएशन 0 होता है, जैसे यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो मैथ्स में पढ़ाया गया है। अगर बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए क्या फैक्ट बता रहा हूँ। किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर 0 होता है, दैट मीन्स वो क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वहाँ पोटेंशियल 0 नहीं लिखना कभी भी। पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे हम बात करें एक स्फेरिकल शेल की, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ी है कि बाहर कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कंडक्टर चार्ज्ड भी हो, तब भी मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल कैसा होगा, 0 नहीं, हर जगह कांस्टेंट होगा। कितना होगा, जल्दी से ये देख लें, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे आ जाएंगे। तो जल्दी से हेडिंग डालिए, जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। मतलब कहने का ये कि हमने बेटा एक स्फेरिकल शेल लेना है जो अंदर से खोखला है, थिन है, बहुत ही पतला है, चार्ज है, जिसका रेडियस r है। इस शेल की वजह से किसी एक पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। वो भी किस पॉइंट पे, जी हाँ, 3 पॉइंट्स होंगे, एक आउटसाइड द शेल, एक ऑन द सरफेस ऑफ द शेल और एक इनसाइड द शेल। जैसे प्यारे शेल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस निकाले थे, ऐसे ही अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ी थ्योरी लिख देंगे कि जैसे कंसीडर अ शेल ऑफ रेडियस, थिन शेल ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज q। तो फिर उसके बाद 3 पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप कहेंगे कंसीडर अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। रेडियस कैपिटल R है, जबकि डिस्टेंस स्मॉल r लेंगे, तो वो पॉइंट कंसीडर करेंगे जहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे लेट पॉइंट P या लेट इफ पॉइंट P लाइज कहाँ, लाइज आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल। बता बच्चे कि अगर ये पॉइंट आउटसाइड है, जैसे मान लें कि ये पॉइंट यहाँ पे है जिसका सेंटर से डिस्टेंस इस तरीके से स्मॉल r है, तो जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कैपिटल R से बड़ी होगी। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालें, तो आप ध्यान करिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकला था, जी हाँ, शेल की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर।
ये वही एक्सप्रेशन निकला था शेल की वजह से बाहर की तरफ, जो एक्सप्रेशन एक पॉइंट चार्ज का भी होता है। अगर पूरा शेल ना होके पॉइंट चार्ज होता यहाँ पे तो भी आर डिस्टेंस पे यही फॉर्मूला आता। तो वहाँ मैंने बताया था कि शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वो ऐसा होता है एज इफ कि ये जो पूरा चार्ज है ये कहाँ कंसेंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसेंट्रेटेड। तो सेंटर से जो डिस्टेंस लेके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वही शेल की वजह से भी फॉर्मूला आता है। तो जैसे स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं निकालने के लिए कि ये सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए भी इसका सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लें तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सिमिलरली यहाँ लिख देते हैं कि V का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ आर हो जाएगा। ये हम डायरेक्टली एजम्पशन करके लिख सकते हैं। ऐसे ही ऑन द सरफेस अगर निकालें, ऑन द सरफेस ऑफ शेल, तो प्यारे बच्चे सरफेस पे बस ये होगा कि ये पॉइंट यहाँ ना आके पीछे आते आते सरफेस पे आ गया, तो ये जो पूरी आर डिस्टेंस थी ये कम हो के किसके बराबर हो जानी है, जी हाँ कैपिटल आर के बराबर हो जानी है। तो यहाँ पे लिख देंगे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ पे सिंपली कर दीजिए वी इज इक्वल टू 1 अपॉन, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का था 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल का हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल आर, जैसे यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल है ऐसे ही स्मॉल आर की जगह यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। ऐसी तीसरा क्या है, इफ पॉइंट P लाइज कहाँ, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, तो प्यारे शेल के अंदर है, यानी ये पॉइंट पकड़ के सरफेस पे और उससे भी अंदर ले आओ, यहाँ ले आओगे तो बेटा ये जो डिस्टेंस r है पॉइंट P अगर यहाँ आ गया तो r डिस्टेंस कैपिटल R से भी छोटा हो जाएगा, r इज लेस देन r। तो हेयर वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। और अभी मैंने समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कैसा होगा, अंदर 0 नहीं होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 0 नहीं होगा, बट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट बोले सर, कांस्टेंट तो होगा, कितना होगा बेटा, उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे था। सरफेस पे जितना था, जैसे ही अंदर आएंगे कांस्टेंट 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 रहेगा, यानी कितना ही रहेगा जितना सरफेस पे था। तो ये v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ये सरफेस के अंदर फॉर्मूला हो गया। चाहे सुन लीजिए ये शेल हो चाहे सॉलिड चार्ज कंडक्टर हो, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। इसकी जगह सॉलिड कंडक्टर आ जाए चार्ज तो भी यही एक्सप्रेशंस होंगे, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर जो अंदर से भरा हुआ है उस पर भी अगर चार्ज दिया जाए तो वो कहाँ ही अपीयर हो जाता है, कहाँ, जी हाँ कहाँ, सरफेस पर। ठीक है, चलिए फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्यारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, जैसे आपने गॉसियन सरफेस पढ़ा था, गॉसियन सरफेस कोई भी एक क्लोज सरफेस को कह देते थे, लेकिन वो ऐसी शेप का बनाते थे कि उस शेप के हर पॉइंट पे, सरफेस के हर पॉइंट पे क्या सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। ऐसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के तो नाम से ही पता चल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। जी हाँ, इक्वल, क्या इक्वल, पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट करिए, द सरफेस एट विच electric potential is same on every point is called equipotential surface।
बोले अच्छा सर तो इसकी शेप क्या होगी। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगले टॉपिक में बहुत सारी अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखेंगे, उनकी शेप्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ दिमाग में बैठाने के लिए आप समझिए, अगर मैंने एक चार्ज इस तरीके से बना दिया, एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, पॉइंट चार्ज है मान लें, तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या मुझे कोई एक ऐसा रीजन, एक ऐसा सरफेस बता सकते हो जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। जी हाँ, अगर आप देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो आप देखिए पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज तो सेम है ही, चार्ज तो Q कांस्टेंट ले लिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्टेंस सेम लेंगे तो पोटेंशियल भी सेम होगा। मतलब जैसे 2 सेंटीमीटर हमने इधर ले लिया, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, इससे 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस गिवन चार्ज से 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने ऐसे पॉइंट्स बना लिए। तो आप देखिए इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होएगा कि नहीं होएगा, डिस्टेंस सेम होने की वजह से। जी हाँ, ऐसे ही जैसे यहाँ लिया है इधर 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 इधर, ऐसी बाहर की तरफ बात करें 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर इधर इधर, ऐसे बाहर की तरफ भी पॉइंट्स होंगे, और ऐसे ही बोर्ड के पीछे भी 2 सेंटीमीटर पीछे पॉइंट्स होंगे। वो सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आप सोचिए ऊपर इधर और पीछे सारे पॉइंट्स को जोड़ दें तो कैसी शेप बन जानी है। जी हाँ, कैसी बन जानी है, स्फेरिकल। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी होगी पॉइंट चार्ज के लिए। जी हाँ, स्फेरिकल। ठीक है, अभी और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से बताऊंगा, फिलहाल पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल होगी। ये लीजिए स्फेरिकल शेप बना दी मैंने, ठीक है। लेकिन प्यारे ये तो मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है जो इसका हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस होने की वजह से सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन एक सरफेस और भी तो बना सकता हूँ। जैसे देखिए ये एक ऐसे मैंने दूसरा सरफेस बना दिया, ये भी तो सरफेस का हर पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे, तो इस सरफेस के हर पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम होगा। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, इसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इन दोनों का भी आपस में सेम होगा। जैसे इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल मान लें 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट है, तो इसके भी हर पॉइंट का सेम होगा, लेकिन 10 नहीं होगा। बताओ 10 से कैसा होगा, क्योंकि हम दूर चले गए हैं, सरफेस दूर है, दूर होने से पोटेंशियल कम हो जाएगा। कम होके मान लें कि यहाँ हो गया 8 वोल्ट, तो इसका हर पॉइंट का पोटेंशियल 8 8 8 8 8 8 होगा, लेकिन इन दोनों का सेम नहीं होगा। फिलहाल तो बात समझ में आई कि पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, इनकी शेप क्या होती है। पॉइंट चार्ज के लिए वो तो मैंने बताई और कॉन्फ़िगरेशन की बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लें, क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्यारे प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी की बात करें कि प्यारे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर अगर कोई भी टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराते हैं तो नो वर्क इज डन। मतलब लिख दे रहा हूं, नोट लीजिए, नो वर्क इज डन इन मूविंग a test charge, in moving a test charge between any two points on इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि प्यारे मान लें कि ये एक इस तरीके से प्रूफ कर रहा हूँ, जैसे कि एक ये इस तरीके से सरफेस है, ठीक है, ये देखिए ये सरफेस बना दिया मैंने, वो भी कैसा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो अगर कोई भी टेस्ट चार्ज है, लेट से Q0 एक चार्ज लिया हमने, उस चार्ज को यहाँ से अगर हम यहाँ मूव कराएंगे एक ऐसे दो पॉइंट्स के बीच जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही लाई कर रहे हैं, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा।
चार्ज फ्री में चला जाएगा एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट। फ्री में कैसे चला जाएगा वो प्रूफ कर देते हैं, मतलब वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ेगा, प्रूफ कर देते हैं। बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए, ए से बी ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो हम ऐसे लिख देते हैं बाय डेफिनेशन VB minus VA potential difference is defined as work done from A to B per unit charge। तो which implies that work done का फॉर्मूला क्या होगा A से B का, Q0 इंटू VB माइनस VA। बहुत बार बता चुका हूँ, याद कर लो, बार बार आएगा ये वर्क डन का एक जगह से दूसरी जगह, Q0 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। फिलहाल तो आप ये देखिए, सिंस VA एंड VB, सिंस A एंड B, since A and B lies on equipotential surface, therefore जब बेटा एक ही सरफेस पे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, विच इम्प्लाइज दैट, आप सोचिए WAB के राइट हैंड साइड पे अगर ये दोनों सेम हो जाए तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो प्रूफ कर दिया कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन एनी टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी सरफेस। कौन सा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिलहाल चलिए अगली डेरिवेशन पे आइए, अगली प्रॉपर्टी पे आइए। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट करते जाइए। अच्छा मेरे बेटा हर लेक्चर में बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। अगर वाकई में आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ना चाहते हैं, मन से पढ़ रहे हैं, तो बेटा जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं उसके साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये पूरे साल भर तक आपके दिमाग में बस जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। लेकिन सिर्फ देख देख के बस करते रहेंगे कि जैसे मूवी देखने आए हैं, तो बेटा बहुत जल्द ही ये सारी थ्योरी आपके दिमाग से उड़ जानी है। चाहे अभी कितनी ही अच्छी समझ में आ रही हो कि अरे वाह बहुत बढ़िया सर समझ में आ गई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, अपने नोट्स बनाते हैं पढ़ते हुए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो साथ साथ में बनाते जाएं। फिलहाल प्यारे बात आई सेकंड प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक, बेटा कहीं पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोले सर ये कैसे आपने कह दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर है तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी। जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, यहाँ मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से छोटा सा डिस्टेंस हमने ले लिया dr, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे सरफेस रखा है, हमेशा 90 डिग्री पर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले सर ऐसा कैसे, ये 90 डिग्री पे कैसे कहा आपने, लो प्रूफ कर देते हैं प्यारे। वी नो, क्या नो, ये नो कि क्या कि सर आपने रिलेशन बताया था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, dV इज इक्वल टू E डॉट dr। तो बेटा हमने एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया A और B के बीच, 2 पॉइंट्स A और B के बीच dr डिस्टेंस लिया है, जहाँ पे dV क्या है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा आपको मालूम है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस dV कितना होगा,
जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा तो उसका डिफरेंस जीरो होगा, विच इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ अगर हम यहाँ डालें तो जीरो इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, डॉट डी आर की जगह क्या लिख दें, कॉस थीटा, ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा, विच इम्प्लाइज दैट, ये दोनों चीज़ें इधर आ गई तो कॉस थीटा भी जीरो आ गया। बेटा कॉस थीटा अगर जीरो है, व्हाट डज दिस मीन कि थीटा इज इक्वल टू कितने एंगल पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है, जी हाँ 90 डिग्री पे। दैट मीन्स कि ये थीटा एंगल किस किस के बीच था, ऑब्वियसली ई और डी आर के बीच, ई ऐसे है डी आर ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके तो बेटा एक चीज़ इसमें और देख लो ज़रा, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे मैंने बनाया, ऐसे कहीं क्वेश्चन भी आएगा आपका न्यूमेरिकल्स में, बोले एक पॉइंट चार्ज इस तरीके से रखा हुआ है 5 कूलम का, इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दिया, स्फीयर के अंदर रखा है, बताइए ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाएंगे किसी एक चार्ज को इस डायरेक्ट सरफेस के थ्रू तो ज़्यादा वर्क डन होगा, या बी से सी ले जाएंगे तो ज़्यादा वर्क डन होगा। तो बताइए किसके कौन से पाथ के क्रॉस, ए से बी या बी से सी, किस पाथ पे वर्क ज़्यादा होगा अगर 2 कूलम के चार्ज को ए से बी या बी से सी ले जाएं। प्यारे आपको पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर कोई भी चार्ज ले जाते हैं तो वर्क डन कितना होता है, ज़ीरो, चाहे उस सरफेस के ऊपर से ले जाओ चाहे डायरेक्ट ले जाओ, वर्क डन ज़ीरो होता है। और बी से सी कितना वर्क होगा, ये भी ज़ीरो होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो कौन से पाथ पे वर्क ज़्यादा होगा, आप कहोगे बोथ पाथ पे कितना होगा, ज़ीरो। ठीक है, फिलहाल चलिए प्यारे अगली प्रॉपर्टी पे आ जाइए, ये नोट कर लीजिए। अगली प्रॉपर्टी देखिए प्यारे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टू ईच अदर इन द रीजन्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। कहने का मतलब अगर हम किसी ऐसे रीजन में जाएं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ऐसे रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ दूर दूर होंगे। ऐसा क्यों, और एग्जाम्पल के साथ ये दो चीज़ें देख लीजिए। अभी आपने रिलेशन देखी थी कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, तो आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हैं कि डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन ई होने की वजह से डी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है। इसका मतलब डी आर का मतलब है कोई दो पॉइंट्स हम ले लें अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनाया और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनाया इस तरीके से। तो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस ले लें डी आर, जो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है वहाँ ये डिस्टेंस कम होगा और जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनाया, दूसरा ये बनाया, पहला दूसरा, और तीसरा देखिए तीसरा ये चार्ज की वजह से बना रहा हूँ ये, चौथा देखिए बना रहा हूँ ये। तो प्यारे आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, इन दोनों का ज़्यादा है और ज़्यादा है। डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आपको मालूम है प्लस चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाती है, दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा। ठीक है प्यारे, माइनस का मतलब मैं पहले समझा ही चुका था, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये माइनस साइन ये डिनोट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीज, जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो होता है। कहने का मतलब ये कि आप ये बताइए ये चार सरफेसेस मैंने बनाए हैं, इन चारों में से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कौन से सरफेस का होगा? जी हाँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या? के क्यू अपॉन आर, जो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, सबसे पास वाले का डिस्टेंस कम है तो इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड का कम होगा, थर्ड का और कम होगा, फोर्थ का और कम होगा। तो आप देखें पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे जाएं, और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है। यानी अगर कभी आपको पोटेंशियल बना के दे दें इस तरीके से और ये लिख दें इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ और पूछें कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, चार्ज वार्ज ना दें आपको, तो आप क्या कहोगे, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो सर देखिए यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, कम है, कम है, डिक्रीज होता जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा होगा। ध्यान कर लीजिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग में बैठाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी बहुत बार पढ़ चुके हो लोअर क्लास में भी कि शब्द सुना होगा, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे ही यहाँ पे है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। बोले सर ऐसा कैसे? प्यारे जैसे आप देखिए मान लें कि इसे हटा देते हैं, मान लें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हमने, ठीक है, एक ये और एक ये दो ने जैसे बने हुए हैं। एक का पोटेंशियल है मान लें 10 वोल्ट और एक का पोटेंशियल है 6 वोल्ट। ठीक है, अभी दोनों का पोटेंशियल अलग है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 होगा, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 6 होगा। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर मान लें ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, कहीं छू गए, जैसे मान लें ये 10 वोल्ट वाला था और ये 6 वोल्ट वाला है, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर गए, तो आप ये देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, जबकि इस वाले सरफेस की वजह से इस पॉइंट पे कितना होना चाहिए 6 वोल्ट। अरे तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं हो सकते, इसका मतलब दो सरफेसेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। रीजन लिखोगे बिकॉज इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस intersect each other, then at the point of their intersection there will be two values of potentials at the same point which is not possible। ठीक है प्यारे, तो बेटा ये 4 प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की बढ़िया से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इससे बनेंगे। अभी हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या? जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो तो बता दिया, अब सर उनकी शेप्स बताइए अलग अलग वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से। ओके प्यारे, तो अभी बात आई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या शेप होती है ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ कैसी शेप होगी। ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। जैसे देखिए ये एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ डॉटेड लाइन से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है स्फेरिकल, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इसमें एक बात ध्यान में देने वाली ये कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास हैं और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो कॉपी पे जब बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरा, हर जगह देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है, जो अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं। तो जितना भी बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे देखिए अब ये तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज था तो आपने ऐसे बना दिया, पॉजिटिव था बना दिया। ऐसे ही अगर नेगेटिव आ जाता तो नेगेटिव बना देते, सरफेसेस की शेप वही होती, बस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाने की बजाय अंदर आ जाती। ऐसे ही अब की है इलेक्ट्रिक डाइपोल, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, एक प्लस एक माइनस, तो इसके चौथा डॉटेड लाइन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है हमने वो तो आप पहले ही देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होती है, इसके चारों तरफ भी गोले गोले, इसके चारों तरफ भी गोले गोले। लेकिन बेटा इन गोलों में भी कुछ गोल चक्कर है। ध्यान में देने वाली बात है कि कैसे बनाने हैं गोले, ऐसे नहीं बना देने हैं
क्या आप ज़रा गौर फरमाइए, नोटिस करिए कि मैं यहाँ क्या दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ आप देखिए तो इसके चारों तरफ 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं ये भी। ये जो चारों हैं यहाँ से देखिए पास पास हैं ये, जबकि यहाँ से इधर की तरफ से इनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यहाँ दूर दूर होते जा रहे हैं। ऐसे ही इधर की तरफ से ये पास पास हो रहे हैं, पास पास आते जा रहे हैं, जबकि इधर की तरफ से ये दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। बोले सर ऐसा क्यों? बेटा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी ना, कि ऐसे रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास आ जाते हैं, और जहाँ कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ दूर दूर चले जाते हैं। तो बेटा होता ये है कि अगर हम एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की बात करें तो इनके इधर अगर हम जाएं इनसे दूर इधर वाले रीजन्स में जाएं तो ऑब्वियसली यहाँ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल सरफेसेस की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन बीच वाले रीजन्स में अगर हम देखें तो बेटा इसकी और इसके मतलब फिर से बीच वाले रीजन्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपने पड़ोसियों वाले रीजन से अगर कंपेयर करें तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाती है? क्योंकि इन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से एडअप होके और बढ़ जाती है। जैसे आप देखिए इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो पहले चार्ज की वजह से और दूसरे चार्ज की वजह से अगर डायरेक्शन बनाइए तो पहले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? यहाँ प्लस रख के देखिए, प्लस भागेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये E1। ऐसी दूसरे की वजह से देखिए इस पॉइंट पे प्लस रख के कहाँ जाएगा? ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो दूसरे की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन। तो आप देखिए दोनों सेम डायरेक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी है? एडअप हो जानी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जानी है बीच वाले रीजन्स में, जिसकी वजह से बीच वाले रीजन्स में ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे और इधर दूर दूर होंगे। बेटा ये वाली बात कहीं बुक्स में नहीं लिखी होती है, ये आपको सिर्फ डायग्राम दे दिया जाएगा कि इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है। ये खुद समझने वाली बात होती है। नोटिस तो करते हैं आप लोग, लेकिन ऐसी और जगह भी चीज़ें देखा करें जिसका रीज़न नहीं दिया है बट दिखा रखी है, तो उस पर दिमाग चलाया करिए जब तक आंसर ना निकल आए। फिलहाल बात ये आई, यहाँ पे देखिए इसमें उल्टा कर दिया। इसमें जो इधर वाले रीजन्स थे लेफ्ट हैंड साइड वाले, उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास हो गए हैं, जबकि इधर बीच वाले रीजन में दूर दूर हो गए हैं। यहाँ दूर दूर क्यों हो गए हैं? क्योंकि बेटा यहाँ जो दोनों चार्जेस हैं वो इक्वल एंड सेम हैं, दोनों प्लस होने की वजह से सोचिए ज़रा अपने आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर क्यों हैं, यहाँ पास पास क्यों थे? इसलिए क्योंकि जब यहाँ दूर दूर क्यों हैं? क्योंकि बीच वाले रीजन्स में अगर किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, वहाँ पे प्लस चार्ज रखें, तो ये वाले प्लस की वजह से फर्स्ट की वजह से इधर आएगी, सेकंड की वजह से इधर आएगी। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से थोड़ी सी कैंसिल आउट होंगी, जिसकी वजह से बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जानी है। और कम जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर दूर दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पे दूर दूर हैं, जबकि इधर वाले रीजन्स में पास पास हैं। तो बहुत एहतियात बरतते हुए, देखते हुए, पॉज करके ये तीनों डायग्राम्स कॉपी में बना लीजिए, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगली 2 डायग्राम्स और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। बोल रहे हैं ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये इस तरीके से अगर हमने एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बाहर की तरफ जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप बनानी है। तो आप देखिए बेटा, मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पैरेलल है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि पैरेलल इक्वल डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मान लें ये एक लाइन है इस तरीके से ऐसे जा रही है, एक इस तरीके से ऐसे जा रही है, सब पैरेलल हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप क्या होगी? सोचिए पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए शेप कैसी होगी? तो आप गौर फरमाइए इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी, जिसमें कहा गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से
परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इन लाइंस के परपेंडिकुलर यानी कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इस तरीके से ऐसे होगा तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हर जगह 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं तो सरफेस ऐसा होना चाहिए। एक्स एक्सेस के अलोंग है तो सरफेस कौन सी प्लेन में होना चाहिए, वाई जेड प्लेन में ऐसा सरफेस होना चाहिए, जो अगर हम बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। एक ये इस तरीके से बना दिया, एक ये इस तरीके से बना दिया और एक ये इस तरीके से बना दिया। ठीक है प्यारे, ये किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना दीजिए इस तरीके से ऐसे दिखाते हुए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दीजिए, 2-3 लाइंस बना दीजिए इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो गई, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो गई। ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है ना। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये और ये, ठीक है बेटा। लेकिन इक्विपोटेंशियल जरूर कहा मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। ऑब्वियसली इसके हर पॉइंट का सेम होगा, इसके हर पॉइंट का सेम होगा, लेकिन आपस में सेम नहीं होगा। मान लें इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इसका VB है और इसका VC है। तो बेटा क्या मुझे ये बता सकते हो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसके हिसाब से तीनों में से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा? बेटा वही 4 प्रॉपर्टीज़ का खेल बार बार चल रहा है। प्रॉपर्टी थी जहाँ पे हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होती है, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसका मतलब A का सबसे ज़्यादा होगा, B का कम होगा और C का और भी कम होगा। अब क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस थी तो बेटा यहाँ दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है। तो साइड में एक डायग्राम बना दीजिए आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बाहर जेड एक्सिस का, जो ये शो करेगा कि ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में बनाई है उस डायरेक्शन में क्या है, एक्स एक्सिस। और तो और बेटा यहाँ एक बात ध्यान में देने वाली, मान लें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d2 है, तो प्यारे बताइए क्या ये डिस्टेंस इक्वल होगा या अलग अलग होगा? बेटा फिर प्रॉपर्टी की बात आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था -dV/dr, जो ये कहता था इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस या डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ कम होगी वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक सी ही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से हर जगह डिस्टेंस भी सेम होगा। तो यहाँ लिख देंगे हेयर d1 इज इक्वल टू d2। ध्यान कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज एक ही डायग्राम में लग गई हैं। जैसे यहाँ और देखिए तो मजे आ जाएंगे। कैसे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, गारंटी देता हूँ कई स्कूल्स में आएगा ही आएगा। और जेई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दोनों में कंसेप्ट्स लगे हैं। फिलहाल प्यारे ये देखिए कह रहे हैं ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन कौन सी एक्सेस के अलोंग? अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस है, और वो भी ऐसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जेड एक्सेस के अलोंग बढ़ती जा रही है। तो ये एक्स, ये वाई और जेड बाहर की तरफ ले सकते हैं, लेकिन फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, साइड में डायग्राम बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ये जेड एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और बाहर की तरफ एक्स एक्सेस है। ठीक है, आपकी मर्जी है, जिधर जो एक्सेस मानना चाहे मान सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सेस मानी थी इधर की तरफ, यहाँ पे पॉजिटिव जेड एक्सेस मान ली है। फिलहाल आप देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, ऐसे जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आप ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे, लेकिन कैसा? यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना देंगे, तो कैसा डायग्राम बनाएंगे? ऐसा डायग्राम जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। डिस्टेंस कम होता हुआ आप दिखा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये सरफेस बनाएंगे, ये सरफेस बनाएंगे, ये सरफेस बनाएंगे, लेकिन आप देखिए ज़रा मैंने क्या किया,
ये ए सरफेस, बी सरफेस, सी सरफेस, इसका पोटेंशियल ए, बी और सी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, तो इस तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना दीजिए, एक्स नहीं जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना दीजिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है जिसकी वजह से ये डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से डिस्टेंस कम होता रहेगा। यानी इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस d1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d2 है, तो d2 जो है वो लेस होगा d1 से। ये डिस्टेंस कम होगा और इसके आगे अगर एक और बनाना चाहें तो d सरफेस और बना दीजिए जिसका पोटेंशियल Vd है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d3 है, तो d3 की वैल्यू और कम होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? बना लीजिए। तो बेटा ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस थे जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ उनके कंसेप्ट्स के साथ मैंने आपको बताई। छोटा सा टॉपिक था, इसके आगे कुछ टॉपिक और बचा है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। एंड आगे के लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं बेटा वो सारे नीचे दे रखे हैं, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट क्लिक करके उस पर जंप कर सकते हैं। फिलहाल बेटा आज के लिए इतना, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।